हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 13 जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मेजर टॉपिक होने वाले हैं वो होने वाले हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। देखो, ग्लोबल वार्मिंग तो इस चैप्टर का नाम है, बट हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी समझेंगे क्योंकि उसके बिना आपको ग्लोबल वार्मिंग नहीं समझ में आएगी। और देन हम उसका एसिड रेन भी समझेंगे। एक ये एक्स्ट्रा टॉपिक एक तरीके से आप कह सकते हैं, बट इसी से रिलेटेड है। ओके, बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अब अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं फॉसिल फ्यूल, combustion and flame, cell structure and function, reproduction in plants and animal, force, friction and pressure, sounds and its basics, reflection and dispersion of the light, metal and non-metal, synthetic fiber and plastic, 10th, chemical effects of electric current, 11 stars and solar system, 12th पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे ग्लोबल वार्मिंग। इसी के साथ जो है हमारा 50% सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बात करें लर्निंग्स की, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और क्वेश्चन लास्ट में करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, इस वीडियो को, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं होप करता हूं कि आपने जिसका पुराना जो लेक्चर है, जो लास्ट लेक्चर है हमारा, जिसमें हमने पॉल्यूशन ऑफ एयर समझा है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर समझा है, वो आपने देखा होगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन। ओके, इंटरकनेक्टेड है। मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि एयर पॉल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो एयर पॉल्यूशन से एक रीजन जो है ग्लोबल वार्मिंग भी है ना। एसिड रेन भी एक तरीके से पॉल्यूशन का ही कारण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले इसको समझो। देखो, ग्रीन हाउस मतलब क्या है कि हरे कलर का घर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रीन हाउस सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है। किसका बना होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे कि ग्लास और प्लास्टिक। तो एक सिंपल एक हाउस, एक स्ट्रक्चर है वॉल्स का, जो कि किससे मिला हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है? ग्लास और प्लास्टिक से। ये क्या काम करता है? ग्रीन हाउस करता क्या है? देखो, ग्रीन हाउस का सिंपल सा काम है कि ये कंट्रोल इन्वायरमेंट देता है, एक सुटेबल इन्वायरमेंट देता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब प्लांट को हमें ग्रोथ करवाना है, तो अलग, देखो हमें मालूम है कि जो हमारा क्लाइमेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पे ठंड है, कहीं पे गर्मी है, हर जगह पे अलग अलग वेदर है एक तरीके से कहूँ तो मैं। सो इसको कंट्रोल करने के लिए, क्यों? क्योंकि प्लांट जो होता है उनको स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिससे वो क्या करके ग्रोथ कर सके। तो ग्रीन हाउस वो चीज़ें मेंटेन करके रखता है जिससे जो भी प्लांट है वो आसानी से ग्रो करे। करता क्या है? ये सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, अब सनलाइट को ट्रैप करने से क्या होगा? हमें पता है कि जो सनलाइट है वही एक मेजर सोर्स है एनर्जी का, और जो कि कहाँ से आता है? सन से आता है। ये जो ग्रीन हाउस होता है ये क्या करता है? ये सनलाइट को ट्रैप करता है, जिससे इसका जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा हो जाता है? गर्म। अगर उस बाहर सर्दी भी है, कोल्ड वेदर भी है, तब भी जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो कैसा हो जाता है? गर्म, और जो कि प्लांट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? ग्रीन हाउस को यूज कर सकते, प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है हीट को ट्रैप करके रख सकता है। ठीक है, इसी ट्रैप को क्या बोलते हैं? जो मतलब ये जो हीट रीअब्जॉर्ब हो रही है, ये जो हीट रीअब्जॉर्ब हो रही है, इसी टाइप को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो यहाँ में क्या समझ में आया कि सिंपली जो सनलाइट से जो भी रेडिएशन, जो भी लाइट आई, जब दिन के टाइम पे लाइट आई, ठीक है, और जब शाम को लाइट वापस जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा? जो एनर्जी वो भी वापस चली जाएगी, हीट जो है वापस चली जाएगी। बट ये जो ग्रीन हाउस क्या करेगा? उस हीट को, उस हीट के कुछ पार्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और उसको अपने पास ही रखेगा, जिससे जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा? गर्म रहेगा। अगर बाहर कोल्ड भी है, नाइट के टाइम पे भी जो इन्वायरमेंट है वो कैसा रहेगा? वार्म रहेगा। इसी इफेक्ट को क्या बोला है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, सो क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट खाली हमें, क्या मैं कह सकता हूँ, सिर्फ वॉल्स में देखने को मिलता है या फिर अलग भी देखने को मिलेगा? जो ग्रीन हाउस होता है ये हमें इन्वायरमेंट में भी देखने को मिलता है, हमारे अर्थ के सराउंडिंग भी देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। सनलाइट जो है इंटर करती है ग्रीन हाउस के अंदर। ओके, सनलाइट इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट एंड द ग्रीन हाउस इटसेल्फ। ग्रीन हाउस भी खुद को क्या करेगा? जो सनलाइट है उसको अब्सॉर्ब करेगा। प्लांट तो करते ही है, ग्रीन हाउस खुद भी उस लाइट को ट्रैप करेगा, उस हीट को ट्रैप करेगा। ठीक है, जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो भी रेस रहेंगी, जैसे आपको मालूम है सबसे ज़्यादा जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो होती है रेड की, सबसे कम होती है ब्लू की। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। सो जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो भी रेडिएशन वो क्या करेगी? रेडिएट हो जाएगी और ग्लास से कहाँ चलेगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी।
ग्लास से किसमें चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसी प्रोसेस को जिसमें हम लाइट को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिस प्रोसेस कन्वर्ट हीट टू लाइट विच इज कंटेंट इन द ग्रीन हाउस। ये क्या कर रहा है, जो भी लाइट है उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, हीट में कन्वर्ट कर रहा है, और इनसाइड द एनवायरमेंट कैसा रख रहा है, वार्म रख रहा है। ओके, ये था हमारा ग्रीन हाउस। ओके, तो जैसे एक ग्रीन हाउस होता है वैसे ही हमारी अर्थ के पास भी खुद का एक ग्रीन हाउस है, ठीक है, खुद का एक ग्रीन हाउस है। क्या होता है, जैसे सोलर रेडिएशन जब हमारे अर्थ पे आती है, सोलर रेडिएशन मीन सन से जो भी रेडिएशन निकल के आ रही है हमारी अर्थ पे, उसकी बात हो रही है, तो वो क्या होता है, वो एब्जॉर्व कर लेता है, कौन, लैंड कर लेती है, ओशन कर लेते हैं। देखा है जब भी ज्यादा धूप होती है तो जो लैंड होती है वो गर्म हो जाती है, ओशन का जो पल्ला पानी होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो हमें पता है कि सोलर रेडिएशन में अलग अलग टाइप की रेज निकलती है, जैसे कि विजिबल लाइट, जिनसे हम चीज़ों को, जिसको हम देख पाते हैं, ओके, विजिबल लाइट। इसके अलावा विजिबल लाइट के अलावा अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ओके। अल्ट्रा वायलेट के अलावा हमारी इंफ्रारेड निकलती है, ओके। अब ये होता क्या एक्चुअल में, देखो जब भी जो सोलर रेडिएशन है वो एब्जॉर्व करता है अर्थ की सरफेस, यानी कि लैंड और ओशन है उसको एब्जॉर्व कर लिया। अब एब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है, जो लैंड है या फिर ओशन है वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। और इंफ्रारेड रेडिएशन किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, हीट के फॉर्म में, ठीक है, क्लियर। यहाँ हमें समझ में आया कि इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज हुई। देखो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है हायर वेवलेंथ होती है। कैसी वेवलेंथ होती है, हायर वेवलेंथ होती है, ओके। सो क्या हुआ कि इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ से रिलीज ही की, किसने की रिलीज, लैंड और ओशन है। बहुत ध्यान से समझना, अगर डाउट आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, इसको कौन एब्जॉर्व कर लेगा, जो गैसेस प्रेजेंट है इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, कुछ गैसेस हैं जो कि इसको एब्जॉर्व कर लेंगी और इसको फिर पूरे एटमॉस्फेयर में क्या करेगी, रेडिएट कर देगी, पूरे एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर देगी। जिससे क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा, एक एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहेगा अर्थ का, ओके। तो बहुत सिंपल है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिंपली सन की जो रेडिएशन निकल के आई उसको सिंपली हमारी लैंड ने, ओशन ने क्या किया, एब्जॉर्व कर लिया, देन उसको फिर रिलीज किया जब सन डूब गया। लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा है, जब सन की जो सोलर लाइट्स है, सोलर रेडिएशन जब कम हो रही है, तो ये जो हीट है, ये जो लैंड है, ओशन है, ये हीट रिलीज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, ओके। और इस इंफ्रारेड रेडिएशन को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, जो गैसेस प्रेजेंट है इन द एटमॉस्फेयर, और फिर उसको क्या कर रही है, पूरे एनवायरनमेंट में री रेडिएट कर दे रही है, जिससे क्या आज का टेम्परेचर हमारा मेंटेन रह रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, देखो सिंपली अगर दिन के टाइम पे सूरज है तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट, एक तरीके से कांस्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, मतलब एक रेंज में है, वार्म है। बट अगर मान लो शाम हो, शाम क्या हो गया जाएगा, जब सोलर रेडिएशन आना बंद हो जाएगी तो हमारा जो टेम्परेचर है बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। तो एकदम से बहुत बड़ा टेम्परेचर फॉल आएगा। हो सकता है जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है उससे और कम हो जाए, मतलब -15 -10 डिग्री आ गया तो फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, अर्थ का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है, ठीक है, लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी चीज से हमें बचाता कौन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इस चीज से हमें कौन बचाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे जो हमें एक प्रॉपर वार्म इन्वायरमेंट देता है जिसमें हम लिविंग बीइंग अच्छे तरीके से रह सके, ठीक है। देखो यहाँ पिक्चर में भी देखो, सिंपल सोलर रेडिएशन आई, ठीक है, सोलर रेडिएशन आई फ्रॉम द सन, ठीक है। कुछ उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, जैसे हमारा यूवी को कौन रिफ्लेक्ट कर देता है, हमें अल्ट्रावायलेट रेज को कौन रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा ओजोन लेयर, O3 लेयर, ओजोन लेयर ना, ओजोन लेयर को हम डिप्लीट कर देते हैं। हमारी अर्थ में कौन इंटर कर पाता है, विजिबल लाइट इंटर कर पाती है, ठीक है। सब रेडिएशन जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है किससे, अर्थ के सरफेस से, क्या होता है, वार्म हो जाता है, ओके। देन फिर अर्थ की जो सरफेस है वो क्या कर रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन को रिलीज कर रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन को रिलीज कर रही है। तो इसमें से क्या होता है, सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, और कुछ जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो बाहर चली जाती है, बट जो कुछ होता है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है एज अ ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, और उसको फिर रीमिट कर देते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, जिससे जो अर्थ का जो टेम्परेचर या फिर अर्थ जो है उसको गर्म रख सके, ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा टेम्परेचर लो ना हो, ठीक है। अब हमें यहाँ समझ में आया कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको कौन ट्रैप कर रहा है, कुछ गैसेस ट्रैप कर रही है। तो उन गैसेस को हमने बोला है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोला हमने, ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओके,
नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर्स भी करते हैं, और ओजोन, ठीक है। ये जो गैसेस है ये क्या कर रही हैं, ये गैसेस हैं ये सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर रही हैं और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, ये जो गैसेस है ट्रैप करते हैं हीट को, और जिससे अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है उसको क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। ओके, तो ये हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमें समझ में आया कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये क्या है, हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं CO2 N2O या फिर CH फॉर मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये जो क्या कर रही है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रही हैं, ठीक है। अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रही हैं। बट हमारे इंटरफेयर की वजह से क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है CO2 हो गया, N2O हो गया, इन सब का जो लेवल है ना वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जब ये लेवल बढ़ेगा तो जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी अपने आप बढ़ेगा, सिग्निफिकेंटली बढ़ता है, ठीक है। साथ साथ बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, N2 का लेवल बढ़ेगा, तो और ज्यादा हीट ट्रैप होगी, और ज्यादा हीट ट्रैप होगी तो अर्थ का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इन गैसेस का बढ़ने का कारण है कि एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन या फिर किसी भी तरीके का पॉल्यूशन जो है इन गैसेस को फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली जैसे वॉल्केनिक इरप्शन से भी निकलता है, हम लोग प्लांट्स भी रिलीज करते हैं, हम एनिमल्स भी रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से इसका जो लेवल है बढ़ता रहता है। बट जो हमने गाड़ियों से यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो गाड़ियाँ यूज करते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, या बर्निंग हो रही है किसी चीज की उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, जो एयर पॉल्यूटेंट है वो बढ़ रहा है, और एयर पॉल्यूटेंट बढ़ने से इन सब की गैसेस, ये जो गैसेस की क्वांटिटी बढ़ रही है, और ये जब गैसेस की क्वांटिटी बढ़ेंगी तो ये और ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे, और जिससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ग्रेजुअली राइज इन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर लीडिंग टू एन एवरेज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो इससे जो हमारा एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। वेरियस डिसीजेस कॉज करता है। क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं वो देखो। सबसे पहले मेल्टिंग आइस कैप, जितने भी आइस कैप या फिर सिंपली कहूं ग्लेशियर्स जितने भी प्रेजेंट है, ठीक है, जिनसे हमें वाटर मिलता है, ये क्या होते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ज्यादा गर्मी होगी तो मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होता है हमारे वाटर बॉडीज का जो लेवल है वो बढ़ता है, जिससे फ्लड वाले जैसे सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, मोर फ्रिक्वेंट फ्लड, बार बार फ्लड आएगा, ठीक है, बार बार बाढ़ आएगी। सॉइल इरोजन होता है जब पानी बहेगा, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है। और अनसीजनल रेन्स होती है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगी, अनसीजनल रेन्स होगी, ठीक है, क्योंकि रेन्स के लिए भी जो टेम्परेचर है वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से बारिश होती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, बहुत सारी स्पीसीज हैं ऑर्गेनिज्म की, वो क्या करेंगी, ज्यादा टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाएंगी, ज्यादा आसानी से अडेप्ट नहीं कर पाएंगी, उसकी वजह से क्या होगा, उन स्पीसीज की एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो जो स्पीसीज पूरी तरीके से खत्म होगी, जिसमें से एक स्पीसीज जैसे कोरल रीफ है, जो कि एक एक्वेटिक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ओके। ये ऑलरेडी खत्म होने के कगार पे, ऑलमोस्ट 50% ये खत्म हो चुकी है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे जो है जो लेवल है ऑक्सीजन ओशन के टेम्परेचर का, या फिर मैं कहूँ ग्लोबल वार्मिंग, इस कारण से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अब इससे क्या होगा, डिसीज भी बहुत सारी फैलेंगी, ठीक है। अब कहोगे यार सर कि ये टेम्परेचर बढ़ने से डिसीज कैसा होगा, देखो डायरेक्टली तो ये होगा कि हीट से आपकी स्किन को इरिटेशन होगा, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। बट इससे एक और इनडायरेक्ट जो है प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जो वार्म इन्वायरमेंट होता है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से होती है, ठीक है। सो वाटर बोर्न डिसीजेज, इंसेक्ट बोर्न डिसीजेज इससे क्या होंगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जब वाटर एक इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है, इंसेक्ट को वार्म इन्वायरमेंट मिलेगा जिससे वो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, तो उससे जो होने वाली डिसीजेज, जो पानी से होने वाली डिसीजेज है, या जो ऐसी डिसीज जो कि इंसेक्ट की वजह से होती है, उन सबका जो होगा लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, डिसीज भी बहुत तेजी से फैलेंगी, ठीक है। डिसीज, नई डिसीज आपको कुछ नहीं होगा, जो डिसीज है उन सबका जो फैलने का रेट है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक इफेक्ट हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का है, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे बचा सकते हैं, मतलब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग ना हो, कैसे हम बचाएं, सिंपल। सबसे फर्स्ट जो हम कर सकते हैं वो है कि हम फॉसिल फ्यूल का जो यूज है वो कम कर दें। फॉसिल फ्यूल का यूज कर देंगे तो जो CO2 गैसेस हैं, CO2 गैस है या फिर अदर जो गैसेस हैं,
जो रिलीज हो रही है एट द टाइम ऑफ कंबशन, या फिर उनका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो ग्लोबल वार्मिंग है, गैस कम होगी तो हीट कम ट्रैप होगी, हीट कम ट्रैप होगी तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अर्थ का एटमोसफेयर का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें यूज़ कम करना है फॉसिल फ्यूल का। ठीक है, हमें ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, अब सेकंड डिफोरेस्टेशन। अब बर्निंग होती है तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और मेजर ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीडाइज गैसेस रिलीज होती है। उससे क्या होगा, लेवल बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग गैसेस का, सल्फर ऑक्साइड, इन सब गैसेस का जब लेवल बढ़ेगा तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो कॉज करेंगे, जिससे क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम कर सकते हैं कि डिफोरेस्टेशन कम से कम हो, पेड़ की कटाई कम से कम हो। ठीक है, पेड़ की कटाई कम होगी तो जब पेड़ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे तो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, जिससे जो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम हो सकता है। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग को हम बचा सकते हैं। सीएफसी का यूज़ कर सकते हैं। कब हम जो सीएफसी हमारे रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती है, एसी में यूज़ करते हैं, कूलिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये इससे क्या होगा, इसका यूज़ हम कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग हम कम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, जिससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होगा और उससे क्या बनेगा, उससे फिर हमारी ऑक्सीजन बनेगी। तो एक अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम होगा। लास्टली हम कर सकते हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि हम उसे उसका यूज़ हम कम करें। ठीक है, फिर उसको कई बार यूज़ कर सकें। ऐसी चीज़ हम यूज़ करनी है जिसको हम कई बार यूज़ कर सकें। जैसे प्लास्टिक में कुछ ऐसे प्लास्टिक यूज़ करना है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें। ठीक है, एक ऐसा प्लास्टिक हमें यूज़ नहीं करना जो कि एक बार हमने यूज़ किया फिर वो हमारे किसी काम का नहीं। ऐसी चीज़ हम यूज़ करेंगे तो जो पॉल्यूशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, फिर हमें रिसाइकल भी करना चाहिए, ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, रिसाइकल करते रहेंगे चीज़ों को तो जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, अल्टीमेटली हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा और जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो भी हमारे मेंटेन रहेंगे। अगर मैं कहूँ रिसोर्सेज की बात करें, जैसे वाटर हो गया, अगर हम वाटर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स डाल देते हैं तो क्या होगा, वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा और फिर उससे हमारे जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो जो हमारे रिसोर्सेज है उनको डैमेज नहीं होगा। ठीक है, हम चीज़ें रीयूज़ करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिसाइकल करेंगे तब। ओके, लास्ट जो टॉपिक है वो हो गया हमारा एसिड रेन। देखो ये चैप्टर बहुत छोटा था, इसमें ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, बेसिक बेसिक चीज़ें थी। अगर मैं चाहता तो इसको को लास्ट क्लास में भी समझा सकता था, बट चैप्टर है अलग से, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डीप। ओके, एसिड रेन क्या होता है? ठीक है, देखो ये सिंपली एक तरीके की बारिश ही है। ठीक है, बारिश भी है। ऐसी रेंज जिसका पीएच होता है 5.6 से कम। ठीक है, ऐसी रेंज जिसका पीएच होता है 5.6 से कम। अब वेट, आप बोलोगे कि पीएच क्या होता है? देखो पीएच एक तरीके का स्केल है। क्या पीएच क्या एक तरीके से स्केल है जो कि हमें बताता है कि कोई भी चीज एसिडिक है, ठीक है, कि अल्कलाइन यानी बेसिक है। ठीक है, उसका जो नेचर है वो एसिड वाला नेचर है कि उसके अपोजिट बेसिक वाला नेचर है, या फिर वो कैसा है, न्यूट्रल, जैसा कि वाटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएच। तो वैसे ही रेन का भी पीएच होता है जो कि हमें बताता है कि जो रेन होती है, उस रेन जो होती है, जो नॉर्मल रेन होती है, मैं एसिड रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल रेन होती है उसका जो पीएच होता है अराउंड 6। ठीक है, 5.6 से कम होता है, सॉरी 5.6 से ज्यादा होता है। देखो पीएच स्केल में 0 से अगर आप 6 तक जाओगे तो उस कैटेगरी को बोलते हैं एसिडिक, और 8 से लेकर 14 तक जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक कैटेगरी, जिसे हम एल्कलाइन बोलते हैं। सेंटर हमारा 7 होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो सेम जो रेन होती है ऑलरेडी कहाँ पर होती है, 6 पे होती है। कहाँ पे होती है, 6 पे होती है। तो रेन ऑलरेडी एसिडिक नेचर की है, बट इसका जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ के 5.6 से कम इसकी पीएच वैल्यू आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, उस रेन को हम बोलते हैं क्या है, एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। क्लियर? रेन बेसिकली, सॉरी रेन जो होती है वो एसिडिक नेचर की ही होती है, बट उसका अगर एसिडिक नेचर और ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, तो फिर वो उस रेन को हम बोलेंगे एसिडिक, सॉरी एसिड रेन। ठीक है, अब कहोगे सर वाटर का जो पीएच होता है वो तो वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है, तो आप कह रहे हो कि रेन वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है, ऐसा क्यों? देखो हमारे, ये हमारा वाटर हो गया। ठीक है, H2 हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया, और एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है, आपस में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, और कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन के वजह से ही जो रेन होती है, जो हमारी नॉर्मल रेन होती है, ये इसको हम, इसका जो नेचर होता है थोड़ा
एसिड हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। बट अगर इसमें क्या होता है, अब हमने पॉल्यूशन क्रिएट किया, ठीक है, पॉल्यूशन किया, पॉल्यूटेंट से जब क्या होगा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड रिलीज होंगे। अब ये जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड है ये इन्वायरमेंट में जाएंगे और इन्वायरमेंट में जाके वाटर के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन शो कर देंगे। और रिएक्शन शो करने से क्या होगा, इन दोनों ऑक्साइड्स की वजह से क्या होगा, इन दोनों ऑक्साइड्स की वजह से क्या होगा, जो एसिडिक नेचर है, जो एसिडिक नेचर है हमारे रेन वाटर का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो कि किससे कम हो जाएगा, पीएच की रेंज, पीएच के टर्म में कम हो तो 5.6 से कम हो जाएगा। 0 का मतलब बहुत एसिड हो जाएगा, ठीक है, 6 का मतलब कम एसिडिक, वहीं 8 का मतलब कम बेसिक होगा, 14 का मतलब ज़्यादा बेसिक होगा। ये स्केल को आपको समझना होगा, है ना, क्लियर। तो हमने क्या कहा कि जो नाइट्रोजन है और सल्फर ऑक्साइड है, देखो नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन हमें पता है एक नॉन मेटल है और सल्फर भी एक क्या है, नॉन मेटल है। तो अगर नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अब ये जाके रेन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका एसिडिक नेचर को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, ठीक है, जिससे जो होगी रेंज होगी वो कैसी हो जाएगी, एसिडिक कंटेंट के साथ रिलीज होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एसिड रेन, ठीक है। ये जो होंगे डिजोल्व हो जाएंगे रेड वाटर में, फिर नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सल्फर के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन आएगा, और जिससे जो रेन होगी हमारी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। सोर्सेज क्या है, तो पॉल्यूटेंट जहां से भी आ जाए वो हमारे सोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज बहुत वेरियस गैसेस, वेरियस ऑक्साइड रिलीज करती है, सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करती है। जब हम बर्निंग करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तब भी जो एसिड रेन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो वॉल्केनिक इरप्शन सिंपली कंबशन है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे टाइप की गैसेज है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो ये होगा हमारे सोर्स एसिड रेन के, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं एसिड रेन के, हमारी आंखों में जलन हो सकती है, हमारी स्किन में जलन होती है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सीड जर्मिनेशन को ब्लॉक कर देगा, क्यों, क्योंकि जो सॉइल का जो होता है पीएच, उसको उसको भी अपना पीएच को क्या करना है, मेंटेन करके रखना, वो भी अपना पीएच मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अगर उसका पीएच भी डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, और जब उसका पीएच डिस्टर्ब होगा तो वो सही से वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है, उसका नेचर ही चेंज हो गया तो सही से वर्क नहीं कर पाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है, सीड प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है, ठीक है। अगर ऐसे प्लांट्स के ऊपर गिर गया, एसिडिक है, तो उससे क्या होगा, उनकी डेथ भी हो सकती है, प्लांट की पूरी स्पीसीज को ये क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर ये ओशन में गया तो। ऑल्सो कोरोजन इफेक्ट दिखाएगा बिल्डिंग्स को, ब्रिज पे जगह एसिड गिरेगा तो क्या होगा, कोरोजन होगा, सिंपल सी बात है। तो ये इफेक्ट्स होगा हमारे एसिड रेन के। कोरोजन में सिंपली जंग समझ सकते हो। प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे हम बचा सकते हैं एसिड रेन से, कैसे बच सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं एसिड रेन को, तो हमें फॉसिल फ्यूल का यूज सबसे कम करना है, पेट्रोल और डीजल को हमें यूज नहीं करना, हमें बैटरी की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। ऐसी रिसोर्सेज की तरह जाना है जहां पर ये जो गैसेस हैं, ये इस तरह की गैसेस रिलीज ना हो। देखो अगर मैं कहूँ कि हम प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ भी चले जाएं तो एस्ट्रेन कम तो होगा, बट कम पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पूरा कम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी हम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, केमिकल प्रोसेस से रिलीज कर रहे हैं, और केमिकल प्रोसेस में भी वेरियस गैसेस रिलीज होती है, जैसे मैंने आपको केमिकल इफेक्ट्स में बताया था आपको, ठीक है। तो इसकी वजह से भी एसिड जो गैसेस है वो तो रिलीज हो रही है, बट क्या हो रही है, कम गैसेस रिलीज हो रही है। तो हमें ऐसे रिसोर्स की तरफ जाना है जिससे जो इस तरह की गैसेस हैं, इस तरह के पॉल्यूटेंट्स है, वो रिलीज ना हो, ठीक है। अभी तो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि ये कम से कम, ठीक है। हम सीएनजी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस, तो इससे क्या होगा, कम हो जाएगा ये जो पॉल्यूटेंट है, ये जो गैसेस है ये कम हो जाएंगी। हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल में जैसे हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े थे, विंड, ठीक है, सोलर, इस तरह की एनर्जी हम यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, गैसेस इमिशन नहीं होगा, वेरियस गैसेस जो है इमिट नहीं होगी, और अल्टीमेटली एसिड रेन कम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट का तो भी एसिड रेन जो होगा वो कम हो जाएगा, ओके। तो ये थे हमारा प्रिवेंशन जो कि हम ले सकते हैं एसिड रेन से बचने के लिए, एसिड रेन को कम करने के लिए। नाउ ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ये चैप्टर बहुत ही छोटा था तो कंप्लीट हो गया, बहुत ही छोटे टाइम में, कम से कम समय में कर लिया हमने। इससे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है आपको, इतना मेजर टॉपिक नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ओके। अब इसमें से पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया हमारा, और फर्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन नहीं,
नाइट्रोजन नहीं, आर्गन नहीं। हमारा जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर जो है बी, ये हमारा करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड ही जो वो मेजर गैस है जो कि हीट को ट्रैप करके री रेडिएट करती है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने अभी अभी पढ़ा और इसके बारे में आपको समझ में भी आएगा कि जो ट्रैप करती हैं हीट को कुछ सर्टन गैसेस इन द एटमोसफेयर, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगर ऑप्शन देख लेते हैं, कूलिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन, नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ द हार्ड हीट बैक इनटू द स्पेस, नहीं, बाहर स्पेस में नहीं भेजती, एटमोसफेयर में भेजती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय प्लांट्स, हाँ ये भी ग्रीन हाउस का इफेक्ट हो सकता है, बट प्लांट्स के लिए नहीं बोलते हम लोग, सिंपली बोलते हैं ये एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट के थ्रू, ठीक है। बट ये जो होता है, ये होता है क्यों होता है, क्योंकि प्लांट को क्या करना रहता है, फोटोसिंथेसिस करनी रहती है, ठीक है, तो इसलिए उनको लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम ग्रीन हाउस के लिए नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यस है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड यस है, ऑक्सीजन हमारी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो कि हीट को ट्रैप करके नहीं रखती। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मेजर इफेक्ट क्या है। इंक्रीज आइस फॉर्मेशन, नहीं, इससे आइस फॉर्मेशन नहीं होगा, जब हीट बढ़ेगी तो आइस को पिघलना स्टार्ट कर देगी ना, तो ये तो होगा नहीं। डिक्रीज इन द सी लेवल, नहीं, सी लेवल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी का जो लेवल होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी का जो लेवल है बढ़ जाएगा, तो सी लेवल जो होगा डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस केप, यस, जो पोलर आइस केप है, ठीक है, जो भी ग्लेशियर्स वो क्या करेंगे, पिघलना स्टार्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीज रेनफॉल, ठीक है, ये नहीं होगा, इससे रेनफॉल बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कूलिंग इफेक्ट के लिए रेनफॉल होगा। ओके ओके, एक और इफेक्ट होता है मेजर इफेक्ट, जो कि क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का एक और मेजर इफेक्ट क्या है, वो है हमारा ओजोन डिप्लीशन, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सिंपली आपको पता है कि ओजोन एक लेयर है जो कि किसको ब्लॉक करती है, किसको रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेस को, ठीक है। और इसका डिप्लेशन का कारण कौन है, ग्लोबल वार्मिंग या कहूँ मैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ज्यादा अगर इनकी इंक्रीज हुआ ग्रीन हाउस गैसेस में तो ओजोन डिप्लेशन होता है। अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है ओजोन डिप्लेशन। ओके, विच ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी ऐसी एक्टिविटी जो कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। प्लांटिंग ट्री, नहीं, इससे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, नहीं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग कम हो रही है, ठीक है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल, यस, ये एक मेजर एक्टिविटी है जो कि हम ह्यूमंस करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जिससे मेजर गैसेस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इस तरह की गैसेस जब रिलीज होती हैं तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सोलर पैनल को यूज करेंगे तो इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ओके, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का पीएच कितना है, लेस देन 5.6, और रेन का पीएच कितना होता है, अराउंड 6, अराउंड 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेज जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने आपको बताया कि ऑक्साइड्स रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं सल्फर ऑक्साइड की बात करूँ तो देखो, सल्फर ऑक्साइड का एक रिलीज होने का एक और कारण होता है रोटिंग ऑफ द प्लांट। प्लांट जब सड़ता है, ठीक है, प्लांट जब डेड होता है ना, उस टाइम पे होता है सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज। क्यों, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है, तो सल्फर प्लांट के पास होता है, ऑलरेडी होता है, ठीक है। और जब ये रोट होता है तो क्या गैस रिलीज करता है, S2O, सॉरी SO2 रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये ऑक्साइड होके क्या बन जाती है, SO3 बन जाती है, क्या बन जाती है, SO3। और जब ये SO3 बन के पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो ये बनाती है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बना लिया इसने, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक नेचर के लिए इन रेन, ठीक है। सेम नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इस तरीके से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये कारण है एसिड रेन के, और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, ऑक्सीजन हीलियम नहीं होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन नहीं होगा, मीथेन नियोन नहीं होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इसमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो नहीं है एसिड रेन का। कोरोजन ऑफ द बिल्डिंग, यस है ये। इंक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी, नहीं, डिक्रीज हो जाती है सॉइल फर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डैमेज टू एक्वेटिक लाइफ, यस करता है। इरिटेशन ऑफ ह्यूमन स्किन एंड आइस, ठीक है, तो इरिटेशन भी होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही हमारा गलत है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए सही है बट
इफेक्ट नहीं है एसिडेंट का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि सॉइल इरोजन भी होता है इसका कारण ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। इंक्रीजिंग फॉइल सॉरी इंक्रीजिंग फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, ठीक है। अगर हम फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस का जो है लेवल वो बढ़ जाएगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, कम नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता मेथड, तो ये गलत हो गया हमारे लिए। रिड्यूस डिफोरेस्टेशन, यस, हम प्लांट को कम से कम काटें, ठीक है, कम से कम काटें, कम से कम उसकी बर्निंग हो, उससे क्या होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। और कोई ऑप्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं। बर्निंग मोर कोल, नहीं, कॉल और ज़्यादा बर्न करेंगे तो जब आपको मालूम है कंबशन जब भी होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इंक्रीज द यूज ऑफ प्लास्टिक, नहीं, पॉल्यूटेंट्स बढ़ेंगे, अल्टीमेटली पॉल्यूटेंट्स बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज कैन हेल्प रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कि हेल्प करता है रिड्यूस करने में ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें मालूम है कि हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करने। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कोल नहीं आता, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गलत हो जाएगा। सॉइल एनर्जी, यस, इट इज रिन्यूएबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। सोलर एनर्जी यूज करेंगे तो कम से कम पॉल्यूशन होगा, ठीक है। अल्टीमेटली हम खत्म नहीं कर सकते। आपको एक चीज बता दूं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करना है, कंप्लीटली खत्म कर देंगे तो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। ज्यादा भी लेके नहीं जाना, तो हमें क्या करना है, लेवल को मेंटेन करके रखना है, एक एवरेज मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इसलिए सोलर एनर्जी इट्स अ गुड ऑप्शन, गुड एनर्जी रिसोर्स, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। नहीं, पेट्रोलियम यूज करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग फिर बढ़ेगी, गैसेस भी यूज करेंगे तो भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। पेट्रोलियम के कंपैरिजन में नेचुरल गैसेस यूज करने पे हमें कम कम पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, कम ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होगी, बट अल्टीमेटली रिलीज तो होगी। ओके, सो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिडेंट को कंप्लीट किया है, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर पे और सर्च करना है TMD एकेडमी, और चाहे तो आप इस QR कोड को भी डायरेक्टली स्कैन करके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ आपको क्या मिलेंगी चीज़ें, जहाँ आपको वेरियस टाइप ऑफ कोर्सेज मिलेंगे, वेरियस टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे जो कि आने वाले फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं, 2026 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे अभी करंट ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। क्यों, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में क्यों जुड़ना चाहिए, तो सिंपली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि आपको कोर्स जो है वो सभी टीचरें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नोट्स भी आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे, बट आपको एक्स्ट्रा क्या दिया जा रहा है, आपका टेस्ट, ठीक है, आपकी डाउट क्लियरेंस क्लासेस, ठीक है, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी इस चीज़ की नॉलेज, ठीक है, आपको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है सैनिक स्कूल के लिए, चाहे मिलिट्री स्कूल के लिए, चाहे नवोदय स्कूल के लिए। तो इस सारी चीज़ों को आपको अगर करना, आपको अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करना है, तो आप हमारे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़िए। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको एप्लीकेशन का बता दिया, आप वहाँ डायरेक्टली जाके हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि जो आज का जो हमारा सेशन था, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली बहुत छोटा चैप्टर था ग्लोबल वार्मिंग, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आपको, ठीक है। इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी आपको जवाब दिया जाएगा। So at the last, thanks for giving your precious time. At the last, thank you so much.